फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल वीवीए सीनियर और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए फिजिक्स के अंतर्गत सभी फार्मूले, ऑल फार्मूले इन वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम जो लोग बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या फार्मूले हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। तो फोर्थ चैप्टर, ये है आपका चैप्टर का नाम और इस चैप्टर में आपको जानना चाहिए मोमेंट के बारे में। किसी फोर्स का मोमेंट, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट मतलब क्या? टर्निंग टेंडेंसी। तो अगर हमें किसी फोर्स का मोमेंट निकालना है तो उसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं टाउ, और टाउ कैलकुलेट करते हैं एफ इंटू डी से। एफ फोर्स है, डी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। उसके बाद अगर हम सेकेंड फॉर्मूले की बात करें तो मोमेंट ऑफ कपुल के बारे में, मोमेंट ऑफ कपुल। यहां भी सिंगल फोर्स की बात हो रही है, यहां पे कपुल की बात हो रही है। कपुल के केस में दो फोर्सेज होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। एक देखिए अपवर्ड है, दूसरा डाउनवर्ड है। और दोनों जो फोर्सेज हैं उनके लाइन ऑफ एक्शन के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए पॉइंट अगर ए ये है और ये पॉइंट बी है आपका, तो ए बी यहां पे कपुल आर्म होगा। मतलब अगर हमें किसी कपुल का अगर मोमेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, आइदर फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एफ इंटू कपुल आर्म। ए बी यहां पे कपुल आर्म है। ठीक, इसी चैप्टर में फोर्स में ही अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, इससे अगर क्वेश्चन लगाने हैं तो आप उस केस में करते क्या हैं, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट करते हैं। जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे उनका सम, और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे उनका सम, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिएगा तो अननोन क्वांटिटी मिल जाएगी। हो सकता है अननोन क्वांटिटी डिस्टेंस हो सकता है अननोन क्वांटिटी फोर्स हो। तो फोर्थ चैप्टर में क्लास 10th में ये फॉर्मूले हैं, और इसके साथ ही साथ हो सकता है कि आपका जो है इक्वेशन इन वन डायमेंशन वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो, जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये लग सकता है। हो सकता है कहीं एफ इक्वल टू एम इंटू ए भी लग जाए। वेट निकालना है तो डब्ल्यू बराबर एम जी कहीं कहीं लग जाएगा। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसके बारे में, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। तो अगर आपको वर्क निकालना है जिसका सिंबल डब्ल्यू है, वर्क का ये वर्क डन का ये बातें की है, तो मेन जो फॉर्मूला है आपका एफ एस कॉस थीटा है। ठीक, अब यहां पे थीटा की जो वैल्यू है 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकती है, 90 से ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो गई, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट भी अगर है तो उस केस में थीटा जो होगी 0 डिग्री होगी।
और इस सिचुएशन में जो वर्क होगा F इंटू एस होगा, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। ये तब है जब फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रही है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो उस केस में वर्क डन एफ एस कॉस थीटा से निकालेंगे। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एफ एस कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू एस। यहां पे एफ कॉस थीटा फोर्स का कंपोनेंट है along the direction of displacement। इसी को आप लिख सकते हैं F इंटू एस कॉस थीटा, जहां पे एस कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ एस है along the direction of F। F मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, S मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। इस तरीके से आप वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक वहीं पे अगर आपको मान लीजिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालनी है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब नीचे से किसी चीज को आप उठा रहे हैं, तो वहां पे आप लगा लीजिएगा mgh। और अगर वर्क डन बाय द ग्रेविटी है, मतलब ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है, ग्रेविटी अगर फोर्स लगा रही है, तो उसके द्वारा वर्क डन भी mgh होगा। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U आपका mgh होगा, एनर्जी स्टोर इन द बॉडी ड्यू टू पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हाफ mv² हो जाएगा। ठीक, अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसकी मास m है और ये बॉडी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो कोई अगर मूविंग बॉडी अगर है तो उसके पास वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम में, मास में, अच्छा एक बात और, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो मोमेंटम में, काइनेटिक एनर्जी में और मास में एक रिलेशन होता है और वह है p² = 2m के। ये रिलेशन है। p मोमेंटम है, m मास है, k आपका काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, यहीं पे अगर मान लीजिए आपको पावर निकालनी है, पावर, तो वर्क डन अपॉन टाइम, एक फॉर्मूला ये लग जाएगा, या एक होगा फोर्स इंटू स्पीड होगा, ये लगेगा पावर के केस में। अच्छा, कोई बॉडी अगर मान लीजिए ऊपर से गिर रही है, तो इस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक 0 है, काइनेटिक 0 है। गिरते समय इस बॉडी के पास काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी होगा और ये दोनों का दोनों नॉन जीरो होगा। लेकिन वही बॉडी जब ग्राउंड पे पहुंच जाएगी, ग्राउंड पे पहुंच जाएगी, तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। लेकिन जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड उसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा व्हाइल फॉलिंग हमेशा mgh के बराबर होगा, मतलब k प्लस u जो होगा mgh होगा। ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। वर्क एनर्जी थ्योरम W बराबर F इंटू एस, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, हाफ m v² माइनस
ई वी स्क्वायर। हो सकता है कहीं आपको W बराबर एफ एस से काम चल जाए, कहीं हो सकता है F इंटू एस इंटू डेल्टा के से काम चल जाए, कहीं हो सकता है W बराबर डेल्टा के से काम चल जाए। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें कब क्या अप्लाई करना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं मशीन चैप्टर के बारे में। मशीन चैप्टर मशीन चैप्टर में हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का, जो कि रेशियो होता है लोड और एफर्ट का। वेलोसिटी रेशियो को हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, और नहीं तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक ना, मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट होती है ना वेलोसिटी रेशियो के यूनिट होती है, क्योंकि दोनों का दोनों प्योर रेशियो है एंड दे आर द रेशियो टू सिमिलर क्वांटिटी। वहीं पे अगर हम बात करेंगे एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी जो होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, और साथ ही साथ आप एफिशिएंसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट एंड पावर इनपुट। ठीक, एफिशिएंसी या तो नंबर में होगी या तो परसेंटेज में होगी। अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी होता है। इस तरीके से यहां से हम एफिशिएंसी को मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो भी कर सकते हैं। मतलब एफिशिएंसी कैन बी एक्सप्रेस आइदर इन टर्म्स ऑफ वर्क आउटपुट एंड वर्क इनपुट, पावर आउटपुट पावर इनपुट, और मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका लाइट चैप्टर है। लाइट चैप्टर, इसमें सबसे पहले हम बात करना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। एंड इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑफ एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और जब हम ऐसा बात करते हैं तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानने का एक तरीका और भी है, साइन आई अपॉन साइन आर, एसनेल्स लॉ से। ठीक, अगर हम बात करते हैं रियल डेप्थ का और एवरेज डेप्थ का, तो उस केस में म्यू जो होगा रियल डेप्थ अपॉन एवरेज डेप्थ, इससे निकलेगा आपका। ठीक, जैसे मान लीजिए पानी के अंदर कोई चीज है, या ये कह लीजिए आप किसी कंटेनर में पानी ले रहे हैं, तो उस कंटेनर का जो बॉटम होगा वह रियल पोजीशन पे नहीं दिखता है, थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। तो रियल जो डेप्थ है कंटेनर के बॉटम के कुछ और है, लेकिन हमें दिखता कहीं और है। तो उस केस में अगर हमें म्यू निकालना होगा तो रियल डेप्थ अपॉन एवरेज डेप्थ निकालेंगे। यहीं पे एक फॉर्मूला बनता है शिफ्टिंग के लिए, शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग के केस में हम लगाएंगे रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला आपका ये है। हाँ, लाइट चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला और भी है, V इक्वल टू एफ लेमडा। V यहाँ पे वेव वेलोसिटी है, एफ फ्रीक्वेंसी है, लेमडा आपका वेवलेंथ है। अब यहां से निकाल लेंगे। ठीक, अगर आपको प्रिज्म से क्वेश्चन करना है तो फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के लिए लगाना पड़ेगा म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम
अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2, ये लगाना पड़ेगा, ये लगेगा प्रिज्म के लिए। ठीक, और प्रिज्म में भी एक क्वेश्चन बनता है, जब मिनिमम डेविएशन की हम बात करते हैं तो डेल्टा मिनिमम बराबर ट्वाइस आई माइनस ए। यहां पे आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हम बात करते हैं मिनिमम डेविएशन के बारे में। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं लेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे करते हैं। तो देखिए, मैग्निफिकेशन, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आई स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ इमेज, बोल्ड फेस स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां भी आई आपका बोल्ड फेस में है, या तो फिर इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, और लेंस फॉर्मूला आपका 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हाँ, लेकिन ये है कि साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से आना चाहिए, पता होना चाहिए, और इमेज फॉर्मेशन भी आपको मालूम होना चाहिए जब भी आप लेंस के क्वेश्चंस लगाते हैं तो। ठीक, अब हम बात करते हैं साउंड चैप्टर के अंतर्गत इको से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे। इसमें एक ही फॉर्मूला है, 2d इक्वल टू v इंटू टी। डी आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर। v आपका स्पीड ऑफ साउंड है, टी आपका टाइम है, टाइम टू हियर एंड इको। अगर आपको हीट चैप्टर या फिर कैलोरीमेट्री इसके क्वेश्चन करने हैं तो आप क्या करेंगे। एक फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, Q इक्वल टू mc डेल्टा टी। Q मतलब क्या, हीट लॉस्ट या हीट गेट होगा, m मास है, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेल्टा टी चेंजिंग टेम्परेचर है जो कि फॉल इन टेम्परेचर हो सकता है या तो फिर राइज इन टेम्परेचर हो सकता है। एक फॉर्मूला और लगेगा, m इंटू एल लगेगा। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, ये तब लगाइएगा जब चेंज इन टेम्परेचर की बात होगी। चेंज इन टेम्परेचर, m इंटू एल तब लगेगा जब फेज या स्टेट चेंज की बात होगी। फेज या तो फिर स्टेट चेंज की बात होगी तो लगेगा। ठीक, तीसरा जो फॉर्मूला है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसके अनुसार टोटल हीट लॉस्ट टोटल हीट लॉस्ट किसके द्वारा, बाय हॉट बॉडी इक्वल्स टू टोटल हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। बस यही फॉर्मूला लगेगा, और हल्का फुल्का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए Q बाई टी, Q टोटल चार्ज है, T आपका टाइम टेकन है, या तो फिर N इंटू ई अपॉन टी लगा लीजिए। N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E जो है एलिमेंट्री चार्ज है या चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, T आपका टाइम टेकन है। और फिर ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू R। ठीक, अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल मान लीजिए किसी पॉइंट पोटेंशियल V है तो W बाई Q लगा लीजिएगा। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तभी यही लगेगा, W बाई Q ही लगेगा। अच्छा, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए होता है। आर कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, रो आपका रेजिस्टिविटी है। अच्छा,
अगर आपके पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, उनको आपने कंबाइन कर दिया या तो सीरीज में या तो पैरेलल में, तो अगर आप सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होगा आरएस, मतलब कई रजिस्टर्स हैं, आपने उन सभी रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो उन सभी के बदले अगर आप एक रजिस्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जितने रजिस्टर आप इस्तेमाल करेंगे सभी का रेजिस्टेंस आप प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, और यहां पे सभी के सभी इंडिविजुअल रजिस्टर्स हैं। यहीं पे अगर आइडेंटिकल हो जाएंगे और सभी का रेजिस्टेंस अगर आर ओम अगर है तो एन इंटू आर हो जाएगा। जितना रजिस्टर होगा एक रेजिस्टेंस की वैल्यू में एन से इंटू कर लेंगे। यहीं पे अगर पैरेलल में अगर कनेक्टेड होंगे तो 1/RP जो हो जाएगा 1/R1 1/R2, ऐसे ही करके ये आपका 1/RA जाएगा। ये तब होगा जब सभी के सभी इंडिविजुअल रजिस्टर होंगे। अगर सभी आइडेंटिकल हो जाएंगे तो N/R हो जाएगा। 1/RP की वैल्यू इस तरीके से आप, लेकिन आपको निकालना है आरपी, ध्यान रखिएगा। ये है 1/RP, यहां भी 1/RP ही है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक सेल है और यहां पे आपका दो रजिस्टर है, सेल से करंट आई आ रही है और एक रजिस्टर ये R1 है, ये R2 है। इधर करंट I1 फ्लो कर रही है, इधर आपका I2 फ्लो कर रही है। तो हमें I की वैल्यू I1 चाहिए और I2 चाहिए, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। I1 हो जाएगा आपका I1 I R2/R0 + R2। I1 निकालना है